हेलो नमस्कार, मैं आस्था शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से गार्गी न्यूज इंडिया में। तो आइए आज की खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। भारत और कनाडा ने एफटीए वार्ताएं फिर से शुरू करने पर सहमति जताई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के निवेशकों और कारोबारियों का भरोसा बढ़ेगा और व्यापारिक संबंध और मजबूत होंगे। जस्टिस सूर्यकांत ने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत का कार्यकाल देश के सर्वोच्च न्यायाधीश के रूप में लगभग 1 वर्ष से थोड़ा अधिक रहेगा। भारतीय नौसेना ने स्वदेशी पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS महे को शामिल किया। यह युद्धपोत पनडुब्बियों का पता लगाने, तटीय गश्त करने और भारत के महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की सुरक्षा करने के लिए डिजाइन किया गया है। तेजस जेट निर्माता HAL ने दुबई हादसे को एक अलग थलग घटना बताया। कंपनी के शेयर जो सुबह से 3% नीचे कारोबार कर रहे थे, बयान जारी होने के बाद स्थिर रहे। जस्टिस सूर्यकांत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बनने पर बधाइयों का सिलसिला जारी। श्री खड़गे ने कहा, विश्वास है कि जस्टिस सूर्यकांत के नेतृत्व में संवैधानिक मूल्यों को और मजबूत किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को नागरिकों की शिकायतों का तुरंत समाधान करने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जोर दिया कि सभी विभागों में अधिकारियों को शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करना चाहिए। दिल्ली दंगा मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट उमर खालिद, शर्जील इमाम और अन्य की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। उमर खालिद और अन्य आरोपी 5 साल से विचाराधीन कैद में रहने के बाद जमानत की मांग कर रहे हैं, जबकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि हिंसा पहले से योजनाबद्ध थी। SIR विवाद, विपक्ष शोर इसलिए मचा रहा है क्योंकि उनके पास छिपाने को कुछ है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का बयान। उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, वोटर लिस्ट की SIR को लेकर शोर मचाने वाली पार्टियों के पास कुछ न कुछ छिपाने के लिए है। बिहार ने साबित कर दिया है कि उनकी स्थिति कमजोर है। 89 वर्षीय अभिनेता धर्मेंद्र जी का निधन हो गया है। उन्होंने कई दिनों तक मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती रहने के बाद अपने जुहू स्थित आवास पर अंतिम सांस ली। वह शोले से लेकर रॉकी और रानी की प्रेम कहानी तक कई यादगार फिल्मों में अपनी दमदार अदाकारी के लिए जाने जाते हैं। असम ने मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल पॉलिसी 2025 को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य 2030 तक असम को पूर्वोत्तर भारत का प्रमुख एविएशन MRO हब बनाना है और राज्य की शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना है। करोड़ भगदड़ मामले में टीवीके नेताओं बुसी आनंद और आधार अर्जुना CBI पूछताछ के लिए पेश हुए। पार्टी के करूर वेस्ट जिला सचिव KP मथिया झगन और पदाधिकारी MC पौनराज भी उनके साथ CBI की कैंप ऑफिस करूर पहुंचे। समन्वय ही सशस्त्र बलों की ताकत है और ऑपरेशन सिंदूर इसका बेहतरीन उदाहरण है, सेना प्रमुख ने कहा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के इस दौर में समुद्र की गहराइयों से लेकर सबसे ऊंची सीमाओं तक एक साथ कार्रवाई करने की क्षमता ही भारतीय गणराज्य की सुरक्षा प्रभावशीलता तय करेगी। दक्षिण अफ्रीका के G20 कर्ज एजेंडा की परीक्षा अब तब होगी जब अमेरिका अध्यक्षता संभालेगा। दक्षिण अफ्रीका के वित्त मंत्री इनोक गोंडोगवाना ने कहा कि वह पिछले वर्ष समूह की सिफारिशों, विशेषकर कर्ज राहत प्रयासों के संस्थागतकरण को आगे बढ़ाएंगे। रुपए की गिरावट को लेकर कांग्रेस ने प्राइम मिनिस्टर मोदी पर निशाना साधा। 21 नवंबर को रुपया 98 पैसे गिरकर डॉलर के मुकाबले अपने अब तक के सबसे निचले स्तर 89.66 पर बंद हुआ। प्रधानमंत्री मोदी 3 दिवसीय दक्षिण अफ्रीका दौरे से लौट गए। G20 लीडर समिट में उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुरुपयोग को रोकने के लिए वैश्विक समझौते की मांग की और कहा कि महत्वपूर्ण तकनीकों को मानव केंद्रित होना चाहिए। असम आंदोलन पर गैर सरकारी पैनल की रिपोर्ट विधानसभा में पेश की जाएगी, हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा। उन्होंने दावा किया कि यह पहली बार होगा जब गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा गठित किसी आयोग की रिपोर्ट विधानसभा में प्रस्तुत की जाएगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री कॉनी ने रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्रों में गहरी साझेदारी खोलने पर सहमति व्यक्त की। कॉनी ने भारत में फरवरी 2026 में आयोजित होने वाले AI समिट के लिए समर्थन भी जताया है।
पाकिस्तान में सत्ताधारी PMLN ने उपचुनावों में बड़ी जीत दर्ज की। ये उपचुनाव नेशनल असेंबली की 6 सीटों और पंजाब प्रांतीय असेंबली की 7 सीटों पर हुए। नेशनल असेंबली की सभी सीटों में पंजाब में थी, सिवाय एक सीट के जो खैबर पख्तूनख्वा के हरिपुर क्षेत्र में थी। बांग्लादेश ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए भारत को आधिकारिक पत्र भेजा है। यह कदम उस फैसले के बाद आया है जिसमें बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय अपराध ट्रिब्यूनल ने उन्हें मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप में मौत की सजा सुनाई है। अमेरिका ने यूक्रेन शांति ढांचा वार्ताओं को एक महत्वपूर्ण कदम बताया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री यरमाक ने कहा कि यह अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के साथ बेहद उपयोगी पहली बैठक रही। स्टील उद्योगपति लक्ष्मी मित्तल ने ब्रिटेन छोड़ा। धनी लोगों पर नए टैक्स बढ़ोतरी के प्रस्ताव से पहले मित्तल के ब्रिटेन छोड़ने की खबर आई है। चांसलर रेचेल रिव्स यूके की वित्तीय कमी को पूरा करने के लिए लगभग 20 अरब पाउंड जुटाने की कोशिश कर रही हैं। कर्नाटक में सत्ता संघर्ष तेज हुआ है। कम से कम 6 कांग्रेस विधायक DK शिव कुमार के समर्थन में दिल्ली पहुंचे, जहां वे हाईकमान से नेतृत्व परिवर्तन की मांग रखेंगे। इसी बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि पद पर बने रहने का निर्णय पूरी तरह केंद्रीय नेतृत्व पर निर्भर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र एक प्रतिष्ठित फिल्म हस्ती और अद्भुत अभिनेता थे, जिनकी विविध भूमिकाओं ने लाखों लोगों के दिलों को छू लिया। भारत और इटली ने आतंकवाद के वित्त पोषण से लड़ने के लिए एक संयुक्त पहल की घोषणा की है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 सम्मेलन के दौरान इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मिले, दोनों नेताओं ने इंडिया इटली जॉइंट इनिशिएटिव टू काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म को औपचारिक रूप से अपनाया, जो आतंकवाद को रोकने और उसकी आर्थिक आपूर्ति श्रृंखला को तोड़ने में उनकी साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दिल्ली में वायु प्रदूषण के खिलाफ हुए प्रदर्शन में कुछ प्रदर्शनकारियों ने मद्दी हिडमा अमर रहे जैसे नारे लगाए और नक्सली नेता मद्दी हिडमा के पोस्टर दिखाए। पुलिस ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने बिना अनुमति सड़क पर बैठकर नारेबाजी की और जब उन्हें हटाया गया तो उनमें से कुछ ने चिली स्प्रे का इस्तेमाल किया, जिसमें 3-4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने प्राइम मिनिस्टर मोदी का G20 शिखर सम्मेलन में समर्थन देने के लिए धन्यवाद दिया और हल्के मजाक में कहा, अगर आप हमें पहले बता देते कि G20 की मेजबानी इतनी मुश्किल है तो शायद हम भाग ही जाते। रामाफोसा ने भारत, ब्राजील और इंडोनेशिया को दक्षिण अफ्रीका की G20 अध्यक्षता की नींव रखने वाला बताया और अफ्रीका के विकास पर जोर देते हुए कहा कि उन्होंने इन देशों से बहुत कुछ सीखा है। बिहार में युवा महिलाओं की श्रम भागीदारी दर जुलाई-सितंबर 2025 में सिर्फ 8.8% रही, जो पूरे देश के औसत 21.4% से बहुत कम है और राज्य में सबसे न्यूनतम भी। विश्लेषकों का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा चलाई जा रही नकद हस्तांतरण योजनाएं समय पर मदद करती है, लेकिन उन्हें दीर्घकालीन रणनीति के साथ पूरक किया जाना चाहिए। टाटा के एक वरिष्ठ निदेशक ने माना है कि 11 सितंबर की बैठक में सर्वसम्मति तोड़ने से उन्हें अनचाही पब्लिसिटी और सरकार का ध्यान मिला। उन्होंने कहा कि उस बैठक में गलती हुई थी और उसके परिणाम स्वरूप ट्रस्ट को टाटा सन्स बोर्ड में एक सीट गंवानी पड़ी। महाराष्ट्र में महायुति पर विरोधी दलों ने तीखा हमला बोला है, क्योंकि 100 बीजेपी पार्षद स्थानीय निकाय चुनावों में निर्विरोध चुने गए हैं। विरोधियों का आरोप है कि इसमें सिर्फ भाजपा नेताओं के परिजन, जैसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के चचेरे भाई अल्हाद कलोटी, मंत्री गिरीश महाजन की पत्नी साधना महाजन और मंत्री जय कुमार रावल की मां को ही लाभ मिला है। मालवड़ी में बीजेपी ने कांग्रेस विधायक असलम शेख के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की मांग करते हुए तीखी नारेबाजी की है। बीजेपी के अन्य नेताओं अतुल भाटखलकर, प्रवीण दरकर, मनीषा चौधरी और संजय उपाध्याय इस धरने में शामिल हुए और उन्होंने स्थानीय सुरक्षा और घुसपैठियों के कथित मुद्दों को उठाया। अफगानिस्तान के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री अलहाज नूरुद्दीन अजीजी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत के साथ व्यापार एवं निवेश संबंधों को फिर से सक्रिय करने की इच्छा जताई है। अजीजी ने भारत के विदेश मंत्रालय तथा अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय का अपनी यात्रा में सहयोग के लिए धन्यवाद दिया।
UIDAI ने नए आधार ऐप में सिलेक्टिव शेयर फीचर लॉन्च किया है, जिसमें अब उपयोगकर्ता अपनी पहचान जानकारी को मार्च करके सुरक्षित और बिना कागज के साझा कर सकते हैं। उपयोगकर्ता सिर्फ जरूरी विवरण साझा कर सकते हैं, जैसे नाम, पता, फोटो, जन्मतिथि, ईमेल और मोबाइल नंबर। पाकिस्तान ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सिंध भारत लौट सकता है वाले बयान को भ्रमित और विस्तारवादी करार देते हुए कड़ी निंदा की। उसने भारत से जम्मू कश्मीर मुद्दे को UN प्रस्तावों और कश्मीरी जनता की आकांक्षाओं के अनुसार हल करने की मांग की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने G20 समिट में कहा कि AI के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक वैश्विक समझौता जरूरी है, जिसमें मानव निगरानी, सुरक्षा डिजाइन, पारदर्शिता जैसे मूल सिद्धांत शामिल हो। उन्होंने सभी G20 देशों को फरवरी 2026 में भारत में आयोजित होने वाले AI इम्पैक्ट समिट में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। दुबई एयर शो में तेजस विमान दुर्घटना के बाद अमेरिकी F-16 पायलट टेलर FEMA हिस्टर ने अपना प्रदर्शन रद्द कर दिया और शो जारी रखने के फैसले को चौंकाने वाला व असहज बताया। उन्होंने कहा कि हादसे के तुरंत बाद भी दर्शक अन्य प्रदर्शन देखते रहे, जिससे उन्हें यह निर्णय बेहद असंवेदनशील लगा। ITBP के डायरेक्टर जनरल प्रवीण कुमार ने कहा है कि भारत चीन सीमा पर 10 ऑल वुमेन फॉरवर्ड पोस्ट बनाई जाएगी। सबसे पहले ये पोस्ट लद्दाख के लुकुंग और हिमाचल प्रदेश के थांगी में स्थापित की जाएगी और बाद में 8 और जगहों पर लागू किया जाएगा। विजय ने करूर भगदड़ के बाद अपने पहले सार्वजनिक भाषण में DMK को डाकुओं का सिंडिकेट करार देते हुए खूब हमला बोला। चंडीगढ़ बिल पर पंजाब में विरोध के बीच सरकार ने कहा, अभी अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह प्रस्ताव सिर्फ चंडीगढ़ में कानून बनाने की प्रक्रिया को आसान करने के लिए है और फिलहाल विचाराधीन है। उन्होंने यह भी कहा कि सत्र में कोई बिल पेश करने का इरादा नहीं है और सभी हितधारकों से विचार विमर्श के बाद ही कदम उठाया जाएगा। पेशावर में पाकिस्तान की पैरामिलिट्री फोर्स के मुख्यालय पर आतंकवादियों ने हमला किया है। इस हमले में 3 सुरक्षाकर्मियों की मौत हुई और कई अन्य घायल हुए हैं। 2 आत्मघाती बमबाजों ने मुख्य गेट पर विस्फोट किया, जबकि अन्य हमलावर परिसर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच बहुत खतरनाक गतिरोध। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्योंग ने योनहाप न्यूज के हवाले से कहा कि दोनों देशों के बीच अभी ऐसी स्थिति है जहां अनचाहे सैन्य टकराव कभी भी हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस साल उत्तर कोरियाई सैनिकों की 10 से अधिक सीमा घुसपैठ हो चुकी है, जिनमें कुल मामलों में दक्षिण कोरियाई सेना को स्थापित प्रोटोकॉल के तहत चेतावनी फायरिंग करनी पड़ी। कनाडा नागरिकता कानून में बदलाव, भारतीय मूल के परिवारों को फायदा हो सकता है। कनाडा सरकार ने नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया है, जिससे उन नागरिकों को भी अपने बच्चों को नागरिकता देने का अधिकार मिलेगा जिनकी जन्म या गोद लेने की प्रक्रिया कनाडा के बाहर हुई थी। सूडान के शीर्ष सैन्य नेता जनरल अब्देल फताह बुरहान ने अमेरिका नियंत्रित मध्यस्थों द्वारा पेश किए गए युद्ध विराम प्रस्ताव को अब तक का सबसे बुरा करार देते हुए ठुकरा दिया है। उन्होंने मध्यस्थों पर पक्षपात का आरोप लगाया और कहा कि यह प्रस्ताव सशस्त्र बलों को खत्म कर देने, सुरक्षा एजेंसियों को भंग करने और विद्रोही मिलिशिया को उनके वर्तमान ठिकानों पर ही बनाए रखने का प्रयास करता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, CBI और ED से क्रिश्चियन माइकल जेम्स की उस याचिका पर जवाब मांगा है जिसमें वह भारत UAE प्रत्यर्पण संधि की एक व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। मिशेल दावा कर रहे हैं कि उन्हें सिर्फ उन अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जाना चाहिए जिनके लिए उन्हें प्रत्यर्पित किया गया था। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निमंत्रण स्वीकार कर 2026 की शुरुआत में भारत दौरे की सहमति दी है। चीन में बिटकॉइन माइनिंग फिर से लौट रही है। भले ही 2021 में इसे पूरी तरह से बैन कर दिया गया था। कहने को तब वह दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो माइनिंग केंद्र था, लेकिन बैन के बाद उसकी हिस्सेदारी लगभग शून्य हो गई थी। भारत और कनाडा के बीच महत्वपूर्ण खनिज, नाभिकीय शक्ति और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में गहरी साझेदारी की संभावनाएं हैं, पीयूष गोयल ने कहा। उन्होंने बताया कि दोनों देशों की आपूर्ति श्रृंखलाओं का विविधीकरण किया जा सकता है और उभरती तकनीकों जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग और डेटा सेंटर्स में सहयोग से
निवेशकों को भरोसा मिलेगा। सोनम वांगचुक की एनएसए के तहत हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने 8 दिसंबर तक टाल दी है। उनकी पत्नी गीतांजलि जे अंगमो ने यह दायर की है कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है और उन्हें उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 13A के क्लॉज के तहत राजनीतिक दलों को 2000 तक के नकद दान पर कर छूट मिलती है। याचिका में इसे चुनौती देकर नकद चंदा पूरी तरह बंद करने की मांग की गई है। लियोनेल मेसी ने जादू दिखाया। इंटर मियामी ने सिनसिनाटी को 4-0 से रौंदा और आगे का रास्ता साफ किया। मेसी ने एक गोल किया और बाकी सभी गोल्स के लिए असिस्ट दिए, जिससे टीम्स ने लॉजर्स पर पकड़ मजबूत की। अब इंटर मियामी का सामना अगले हफ्ते न्यूयॉर्क सिटी एफसी से होगा। सीएमआरएल के अधिग्रहण के बाद एमआरटीएस ट्रेनें हर 5 मिनट में चलेंगी। सूत्रों के अनुसार सरकार शुरुआत में 90 कोच खरीदेगी। इसमें 25 3 कोच वाली ट्रेनें 5 मिनट के अंतराल पर चलेंगी, जबकि 5 ट्रेनें मेंटेनेंस के लिए स्टैंड बाय पर रहेंगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। बने रहिए गार्गी न्यूज इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा, धन्यवाद।